Very good morning. Let's continue our topics ahead. लास्ट में हमने जो है इनहेरिटेंस के प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूं जो हमने लास्ट 4 प्रोग्राम देखे थे। सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलाइन, हिरार्चिकल, राइट। जो चारों टाइप्स थी हमने इनहेरिटेंस की। नेक्स्ट हम आगे जा रहे हैं टॉपिक थियोरेटिकली यूनिट नंबर 3 में, दैट इज मेथड ओवर राइडिंग, राइट। मेथड ओवरलोडिंग क्या है वो हमने देख चुके हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हमने डिस्कस कर लिया है। ओवरलोडिंग अगेन टॉपिक रिवाइज कर देता हूं कि मेथड हो या कंस्ट्रक्टर हो, ओवरलोडिंग उसका मीनिंग क्या होता है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ओवर राइडिंग, और मैं जो बात कर रहा हूं वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, राइट। तो टॉपिक हमने कवर कर लिया, फिर भी एक बार रिवाइज कर दूं। ओवरलोडिंग, राइट। मेथड ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? जब आपके क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस हो, मेथड हो, राइट, एक ही नाम की मेथड्स है, तो उसको कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। ओके, नाम सेम है तो कौन सी मेथड कॉल करनी है वो कैसे पता चलता है? वो डिसाइड होता है मेथड की आर्ग्यूमेंट या रिटर्न टाइप से, राइट। क्योंकि उसमें अलग क्या होगा, या तो आर्ग्यूमेंट अलग होगी या रिटर्न टाइप अलग होगी। वो है आपका ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग। Okay, let's continue. To override a method, a subclass of the class that originally declared the method must declare a method with the same name, return type and same parameter list, right? ओवरराइडिंग कैसे किया जाएगा? जब आप कोई भी मेथड डिक्लेयर कर ले हो क्लास में, राइट, और इस क्लास को इनहेरिट करो, तो जो आपका सब क्लास होगा डिराइव क्लास, उसमें वही सेम मेथड विथ सेम पैरामीटर विथ सेम रिटर्न टाइप आपको डिक्लेयर करनी है, तो वो हो जाएगा आपका मेथड ओवरराइडिंग। एवरीथिंग मस्ट बी सेम, राइट। योर मेथड नेम, योर आर्ग्यूमेंट लिस्ट, योर रिटर्न टाइप, ऑल द थिंग्स शुड बी सेम, सभी चीजें सेम होगी, राइट। एक होगा मेथड आपकी बेस क्लास में और वही दूसरी मेथड होगी आपकी सब क्लास में, तो वो हो गया आपका मेथड ओवरराइडिंग। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम देखेंगे तब डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए उसको थियोरेटिकली समझ लो कि मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है, राइट। द डेफिनेशन ऑफ द मेथड ओवरराइडिंग इज मस्ट हैव सेम मेथड नेम, राइट। सबसे पहली चीज, मेथड का नाम सेम होना चाहिए। मस्ट हैव सेम डेटा टाइप, उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। मस्ट हैव सेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट, उसकी आर्ग्यूमेंट सेम होनी चाहिए। सेम डेटा टाइप मीन्स उसके रिटर्न टाइप भी सेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेम, मेथड का नाम सेम। ये सभी चीजें सेम हो तभी आप बोल सकते हो यू आर डूइंग द मेथड ओवरराइडिंग। then only you can say that you have overridden your method. Overriding a method means that replacing method functionality in the child class, ठीक है। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट कब आप बोल सकते हो? जब आप इनहेरिटेंस करो, राइट, तो ही मेथड ओवरराइडिंग हो पाएगा। क्योंकि आपकी जो सब क्लास है उसमें जो आपका चाइल्ड क्लास होगा डिराइव क्लास, उसमें आप जो आपकी बेस क्लास की मेथड है उसकी फंक्शनैलिटी को रिप्लेस कर रहे हो। टू इम्प्लाई ओवरराइडिंग फंक्शनैलिटी वी नीड पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस, राइट। ठीक है, आपको मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट करना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपके पास चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास होने चाहिए। मींस इनहेरिटेंस करोगे तो ही मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट फुलफिल हो सकता है, क्योंकि इन द चाइल्ड क्लास you define the same method signature as one defined in the parent class, right। जो पेरेंट क्लास में हमने मेथड डिक्लेयर की हुई है वही मेथड विथ सेम सिग्नेचर मींस आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप शुड बी सेम in your child class, then only you can say that you have overridden your method, right।
तो ये था कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, राइट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और थोड़ी कंफ्यूजन रहता है इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कि आपको मेथड ओवरलोडिंग पूछा है या ओवरराइडिंग पूछा है, डोंट मिक्स अप, राइट। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का आपका टॉपिक दोनों अलग अलग है, दोनों के मीनिंग अलग है। तो आपका कंफ्यूजन होप दूर हो गया होगा। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के जो आपके टॉपिक्स हैं दोनों का। accessibility modes and inheritance, right? ओके, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। एक्सेसिबिलिटी मोड जो विजिबिलिटी मोड है उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक वी हैव यूज्ड मोस्टली इन ऑल आवर प्रोग्राम्स। So we can use the following chart for seeing the accessibility of the members in base class and the derived class, right? जब भी आप inheritance करते हो आपके पास ऑप्शन होता है whether you can inherit your पेरेंट क्लास पब्लिकली, प्राइवेटली और प्रोटेक्टली। ओके, यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है कि कैसे आप कोई भी क्लास इनहेरिट करो तो उसका इफेक्ट क्या आएगी, राइट। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, इनहेरिटेंस मोड है, मेंबर्स इन बेस क्लास। अगर पब्लिक है तो वो पब्लिक हो जाएगा डिराइव क्लास में, प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड, प्राइवेट है तो प्राइवेट। जब आप पब्लिकली इनहेरिट करते हो आपके बेस क्लास को तो क्या इफेक्ट आती है ये आपको देखना है। कंपेयर करो टेबल प्रॉपरली, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, राइट। जब भी आप बेस क्लास को, यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस मोड दिए हैं पब्लिक प्राइवेट तीनों जो है। मेंबर्स इन बेस क्लास, राइट, जो आपका मेंबर है बेस क्लास में वो पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो और प्राइवेट हो, उन सब की यहाँ पे इफेक्ट डिस्कस की हुई है। ओके, जब आपके मेंबर्स पब्लिक क्लास में, बेस क्लास में पब्लिक है, पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हो तो पब्लिक है वो पब्लिक रहेंगे, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेंगे और प्राइवेट प्राइवेट रहेंगे, राइट। अगर आप प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करते हो तो पब्लिक मेंबर क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड है वो एज यूजुअल रहेंगे और प्राइवेट है वो प्राइवेट। प्राइवेटली इनहेरिट करते हो तो यू कांट एक्सेस योर डेटा मेंबर्स, राइट। ये बात ख्याल में रहे, जब आप प्राइवेटली अगर क्लास को इनहेरिट करते हो तो उसके मेंबर्स को आप डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं कर सकते हो। X indicate that members are not inherited, they are not accessible in the derived class। तो ये था हमारा accessibility mode and while inheriting। जब आप इनहेरिटेंस कर रहे हो तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने बेस क्लास को किस तरह इनहेरिट कर रहे हो, आइदर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। सो दिस इज योर टेबल, just have a proper look। ओके, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चीज हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक जो वर्चुअल क्लास या फंक्शन का टॉपिक है उसके लिए ये चीज अगेन रिवाइज करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, hierarchical inheritance। In hierarchical inheritance you can create hierarchical classification, right? You can create multiple classes from a base class। आपको फिगर में दिख रहा है जहाँ पे तीन क्लासेस हैं, शेप, ट्रायंगल एंड सर्कल। जहाँ पे शेप क्लास जो है ट्रायंगल और सर्कल दोनों में इनहेरिट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका बेस क्लास है वो मोर देन वन डिराइव क्लास में इनहेरिट किया हुआ है, राइट। दिस इज कॉल्ड योर इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। The new class will acquire the properties of base class and in addition they can have their own properties in the new class, right। जैसे कि आपका ये शेप क्लास है, ट्रायंगल में भी इनहेरिट किया है और सर्कल में भी। तो ट्रायंगल को आप देखो तो उसमें खुद के जो मेंबर्स हैं वो भी उसकी प्रॉपर्टीज होगी, एज वेल एज शेप के मेंबर्स हैं वो भी उसके मेंबर्स होंगे।
सेम चीज यहाँ पे सर्कल को अप्लाई होगी, ठीक है। सर्कल क्लास शुड हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप क्लास। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है हिरार्चिकल इनहेरिटेंस में, जहाँ पे आपके जो बेस क्लासेस हैं, बेस क्लास है, वो डिराइव क्लास में इनहेरिट किए जाते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या है, यू कैन कंबाइन टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। आप एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को कंबाइन करते हो, जो आपकी 4 टाइप्स है उसमें से किसी भी 2 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन में यूज करो, दैट इज कॉल्ड योर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फिगर आपको दिया हुआ है, राइट। combine different type of inheritance, namely multi-level and multiple inheritance, right। दोनों का यूज किया हुआ है। ओके, अब हम आगे जाते हैं वर्चुअल क्लास की तरफ। In the above example we have used multiple and multi-level inheritance। जो पहले का फिगर था वही हमने एक्सटेंड किया है, आप उसको रिफर कर सकते हो। ये जो आपको फिगर दिख रहा है उसमें मल्टीपल as well as multi-level, sometimes we need that we have to use multiple multi-level hierarchical and single inheritance in just one program। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक सिंगल प्रोग्राम में एक से चारों की चारों टाइप्स हैं उनका यूज करो या करना पड़े, राइट। कंसीडर द सिचुएशन वेयर वी हैव बेस क्लास कॉल्ड ग्रैंडफादर, राइट। आप इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ पे आपके पास बेस क्लास है ग्रैंडफादर, फ्रॉम विच वी आर प्रिपेयरिंग 2 डिराइव क्लास। उसमें से हम 2 क्लास डिराइव क्लास जो है उसमें इनहेरिट कर रहे हैं, जो है फादर एंड मदर। And from that we will derive one child class। This is situation can be summarized in following figure, right। और उन दोनों क्लास जो फादर एंड मदर है उसमें उन दोनों क्लास को हम चाइल्ड क्लास एक बना रहे हैं, उसमें इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये आपको ये सिचुएशन इमेजिन करनी है जहाँ पे ग्रैंडफादर है वो आपके फादर एंड मदर दोनों क्लास में इनहेरिट किया, मींस योर हिरार्चिकल इनहेरिटेंस व्हिच हैज मोर देन वन बेस क्लास। और फादर एंड मदर क्लास जो है वो हमने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया, मींस योर मल्टीपल। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन को आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि बुक है आपका ग्रैंडफादर है, बुक प्राइस एंड डिस्काउंट वो फादर मदर हो गए, और पब्लिशर जिसको आप चाइल्ड क्लास कंसीडर कर सकते हो। तो बुक जो है इनहेरिट करी की गई है बुक प्राइस में और डिस्काउंट में, और अगेन ये दोनों क्लास इनहेरिट किए हैं पब्लिशर में, राइट। Here in the above case, if we consider the class of father and mother, then it has the direct base class, that is grandfather on the same way of child class, right। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो फादर एंड मदर जो है, ठीक है, उनके पास डायरेक्ट बेस क्लास है ग्रैंडफादर। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रैंडफादर मीन्स फादर एंड मदर डायरेक्टली इनहेरिट कर रहे हैं इस बुक को, ग्रैंडफादर को, और ये जो है ऑन द वे चाइल्ड में आ रहे हैं, राइट। We have two basis class will face one major problem, that is a child class will retrieve public and protected member of grandfather twice from father and one from mother। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कैसे। ये जो आपकी क्लास है बुक, ग्रैंडफादर जो है वो हमने इनहेरिट की बुक प्राइस में और डिस्काउंट में, मीन्स फादर एंड मदर में। अब फादर और मदर जो है वो हम डिराइव कर रहे हैं पब्लिशर चाइल्ड में। तो चाइल्ड क्लास जो है आपका, राइट, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी,
कि जो ये बुक के मेंबर्स हैं वो 2 बार आएंगे। कैसे 2 बार आएंगे? क्योंकि जब भी आप कोई क्लास इनहेरिट करते हो तो उसके मेंबर्स सभी आपके क्लास के अंदर आ जाते हैं, राइट? जैसे कि बुक है, उसके मेंबर्स बुक प्राइस में आ गए, यहाँ से डिस्काउंट क्लास में भी आ गए। अब जब मैं ये दोनों क्लास यहाँ पे इनहेरिट करूंगा तो क्लास बुक जो है उसके मेंबर्स यहाँ से भी आएंगे और यहाँ से भी आएंगे। तो ये एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो गई जहाँ पे आपका जो चाइल्ड क्लास है उसके पास ग्रैंडफादर जो है उसके मेंबर्स 2 बार आएंगे। ये एक चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है while you are doing inheritance. In this situation, to remove this, C++ has given a new keyword called virtual, right? इस चीज के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए C++ ने हमें virtual की फैसिलिटी दी है। ऐसी जब सिचुएशन आती हो तब आपको क्लास जो इनहेरिट कर रहे हो उसमें आपको वर्चुअल कीवर्ड जो है उसका यूज करना है ताकि ये प्रॉब्लम फेस ना हो। This allows sorry, this allows us transferring only one copy of the data to the final derived class, right? जिससे कि क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉपी जाएगी। आपका जो डिराइव क्लास है उसमें जो आपका डेटा क्लासेस होंगे, मेंबर्स होंगे, उसकी सिर्फ एक ही कॉपी जाएगी अगर आप वर्चुअल का यूज कर रहे हो तो। When you define the class as virtual and then you can write the keyword virtual, can write virtual class name and public virtual class name, ठीक है? अब वर्चुअल कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं और कैसे करना है वो हम प्रोग्राम में देखेंगे, पर बेसिक जो है आपका थियोरेटिकली वो क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों हमें वर्चुअल कीवर्ड की या वर्चुअल क्लास की जरूरत पड़ी या पड़ती है, राइट? दिस वाज द थिंग। इस चीज की वजह से हमें वर्चुअल की जरूरत पड़ती है जहाँ पे जो आपका ग्रैंड फादर क्लास हो उसकी मल्टीपल कॉपीज आ रही हो चाइल्ड क्लास में, तब आपको वर्चुअल फंक्शन का यूज करना है ताकि जो मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो रही है वो ना हो, राइट? अब हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स देख लेते हैं जो हमने टॉपिक्स देखे हैं उसके। ये आपका प्राइवेट इनहेरिटेंस। व्हाट हैपेंस इफ यू इनहेरिट योर क्लास प्राइवेटली? जब आप अपने क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है या कैसे वो वर्क करता है, वो चीज हमें डिस्कस करनी है, राइट? यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स ले ली है, इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड योर कॉन्यो, क्लास बी, ठीक है? बेस क्लास का शॉर्ट में नाम दे रहा हूँ क्लास बी, जिसमें मैंने प्राइवेट में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर ए, पब्लिक में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ बी, और ये 3 हमारे मेंबर फंक्शंस हैं जो हमने पब्लिक में डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे क्लास ओवर कर दिया, दूसरा क्लास ले रहा हूँ क्लास डी, दैट इज योर डिराइव क्लास। अब जो हमारा बेस क्लास जो हमने दे दिया उसको मैं
यहाँ पे इनहेरिट कर रहा हूँ यूजिंग प्राइवेट विजिबिलिटी, राइट। उसको प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा हूँ, किसको, क्लास बी को, राइट। जब आप क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करो दैट मीन्स कि उसकी सभी मेंबर्स आपको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएंगे, उस चीज का ख्याल रहे। अब क्लास बी में मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर सी, और पब्लिक में अगेन दो मेंबर फंक्शन दे दिए एमयूएल एंड डिस्प्ले। तो ये हो गया डिक्लेरेशन सेक्शन। अब जो हमने मेंबर फंक्शंस दिए हैं उनकी डेफिनेशन क्लास के बाहर दूंगा। बेस क्लास का जो फंक्शन है गेट ए बी, देन आफ्टर गेट ए एंड लास्ट वर्ड शो ए, राइट। जो बेस क्लास के हमारे मेंबर फंक्शन है उनकी कोडिंग दे दी मैंने। अब जो डिराइव क्लास के दोनों मेंबर फंक्शंस हैं उनकी कोडिंग दे रहा हूं। लास्ट द डिस्प्ले। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिस्प्ले के अंदर मैंने दिया है शो अंडरस्कोर ए, जो आपके मेंबर फंक्शन बेस क्लास का मेंबर फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। नाउ अब मेन फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स दी हुई है जो आपको हाईलाइट करेगी कि क्यों क्या चीज वर्क नहीं कर रही है। एस वी हैव इनहेरिटेड अवर क्लास प्राइवेटली। अगेन रिपीट कर दूं, जब भी आप क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करते हो तो उसके मेंबर्स आप क्लास के बाहर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते हो, राइट। उसके मेंबर्स को आप सिर्फ डिराइव क्लास के जो फंक्शंस हैं मेथड्स हैं वहीं पे आप यूज कर सकते हो। क्लास के बाहर मींस मेन में जब आप डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, भले ही आपने वो क्लास इनहेरिट किया फिर भी उसके मेंबर्स को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से, एज वी हैव इनहेरिटेड अवर क्लास प्राइवेटली, क्योंकि आपने वो क्लास प्राइवेटली इनहेरिट किया है। तो यहाँ पे मैंने जो कमेंट दी हुई है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया डी डॉट डी क्लास का, डिराइव क्लास का, डी डॉट गेट ए बी। गेट ए बी जो है वो आपका बेस क्लास का फंक्शन है, तो मैं उसको डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स के एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। डी डॉट एम यू एल को आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि वो डिराइव क्लास का फंक्शन है। फिर अगेन उसके बाद कमेंट दी है डी डॉट शो ए, दैट इज द फंक्शन ऑफ योर बेस क्लास, so you can't access it using your derived class object। उसके बाद अगेन डी डॉट डिस्प्ले, इट विल वर्क। डी डॉट बी, बी जो है आपको मेंबर फंक्शन बेस क्लास का है तो उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये सब मैंने कमेंट्स दिए, अगर आप कमेंट हटाओगे तो आपको एरर आएगी, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब आप अपने क्लास को इनहेरिट करो प्राइवेटली तो आपके जो बेस क्लास के मेंबर्स हैं वो क्लास के बाहर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस नहीं किए जा सकते। उन मेंबर्स को आप सिर्फ डिराइव क्लास के मेंबर्स के अंदर कॉल कर सकते हो मेथड्स में, राइट। विल कंपाइल द प्रोग्राम। ये हो गया आपका प्रोग्राम कंपाइल, इट इज without any error, so we can see our output।
यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ, एंटर वैल्यू ए एंड बी, राइट। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, मल्टीप्लीकेशन इज 200, राइट। तो ये था आपका आउटपुट। यहाँ पे 2 बार हमने फंक्शन कॉल किया है, तो 2 बार आपके सामने प्रॉम्प्ट आएगा गेट ए बी, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, एंड उसी को डिस्प्ले करवाया है। अब जैसे मैं यहाँ से इस कमेंट को हटा देता हूँ, राइट। अब मैं प्रोग्राम कंपाइल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो एरर आ रही है। कौन सी एरर है? गेट ए बी इज नॉट एक्सेसिबल। इवन दो हमने क्लास इनहेरिट किया है, फिर भी उसके मेंबर्स को हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, as we have inherited the class privately, right। इसको अगेन मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, अगेन कंपाइल कर सकता हूँ। तो ये चीज थी एक्सेसिबली। आप कैसे, जब भी आप क्लासेस को इनहेरिट करो तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आप क्लास को इनहेरिट प्राइवेटली कर रहे हो, पब्लिकली कर रहे हो या प्रोटेक्टेडली, उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे एक्सेस होगा, राइट। ओके, आगे का सेशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स थे, दैट वाज मेथड ओवरराइडिंग, accessibility mode of inheritance एंड हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो हमने डिस्कस किया था फॉर अवर वर्चुअल क्लास, ठीक है। इनके प्रोग्राम्स वर्चुअल के और आगे के जो हमारे टॉपिक्स एक दो बाकी है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, राइट। टिल देन, थैंक यू।